वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक पद्धति का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिपले को जाता है। लिपले ने फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इसी विधि का सहारा लिया था। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम और गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को परिभाषित करते हुए बिसेंज और बिसेंज ने लिखा है कि यह गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति है। सिन पाओ येंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपने समस्त क्षमताओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है या यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि यह जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। इन विभिन्न परिभाषाओं से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होती है। अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, जाति या कोई एक विशिष्ट समस्या या इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। इस बारे में एक बात महत्वपूर्ण यह है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन और सुविधापूर्वक किया जा सकता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की दूसरी विशेषता ये कि इसके द्वारा गहन अध्ययन संभव है। यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में इकाई के बारे में सूक्ष्म और गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों और घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि इसके द्वारा संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किसी घटना के एक पक्ष का नहीं बल्कि उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इकाई के समस्त जीवन को अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक और दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं और आकांक्षाओं सभी का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कारकों का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों और परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उनका पता लगाना इस विधि की प्रमुख विशेषता है। इस पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आती है और अनुसंधानकर्ता की कुशलता में भी वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों और साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास, इन सभी स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन और पृष्ठभूमि और प्रभावी कारकों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा प्रकार है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। इसमें किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में कुशलता, अनुभव और सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए उन्हीं सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के वैयक्तिक अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। वैयक्तिक अध्ययन एक सुनियोजित और एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई के बारे में सूक्ष्म, गहन और विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए इसके कुछ चरण हैं या प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वैयक्तिक अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहला चरण है समस्या का विवरण। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत और वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या इस विधि का प्रथम स्तर है या चरण है। इस चरण में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें है अध्ययन समस्या का चयन। इसमें सबसे पहले यह तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण, विशेष और असाधारण। दूसरा, इकाइयों के प्रकार और संख्या का निर्धारण किया जाता है। यह भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था या समुदाय में से क्या होगी और इनकी कितनी संख्या होगी। इकाइयों की संख्या निर्धारित करने के बाद
यह तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का दूसरा चरण होता है घटनाओं का कालक्रम, यानी समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। यह भी पता लगाया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत तीसरे चरण में उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रमुख कारक और सहायक कारक। प्रमुख कारक वे कारक होते हैं जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान या गरीबी प्रमुख कारक हो सकता है। दूसरा सहायक कारक, ये वे कारक हैं जो प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। जैसे कि व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अतिरिक्त पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार और मानसिक तनाव आदि सहायक कारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। वैयक्तिक अध्ययन प्रक्रिया का चौथा चरण होता है विश्लेषण और निष्कर्ष का। यह अंतिम चरण है। इसके आधार पर घटना का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना प्रमुख रहता है। निष्कर्षों के आधार पर ही सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किए जाते हैं। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण, संकेतीकरण और सारणीकरण किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता के द्वारा अध्ययन की कमियों और भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी सामाजिक इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसके लिए सूचनाओं के संकलन के लिए अनेक यंत्रों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से मुख्य डायरियाँ, पत्र, जीवन इतिहास और प्रलेख होते हैं। डायरी, कई व्यक्तियों को अपने जीवन की दैनिक घटनाओं को डायरी में लिखने की आदत होती है। डायरियों से हमें लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की भी जानकारी मिलती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके कालक्रम का भी विवेचन प्राप्त होता है। डायरी से हमें प्रमुख घटनाओं का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते, विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार सब ज्ञात हो सकते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रकट करते हैं। साथ ही इनसे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क का ब्यौरा भी मिलता है। डायरियों के द्वारा हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम साक्षात्कार और अन्य विधियों द्वारा भी ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार डायरियाँ व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों को उजागर करती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, गोपनीय तथ्यों, किसी विषय के बारे में प्रतिक्रियाओं, संकल्पों, मनोवृत्तियों, सफलताओं और विफलताओं की भी जानकारी मिलती है। इसी के साथ वैयक्तिक अध्ययन में पत्र भी यंत्र का काम करते हैं। पत्रों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का भी हमें ज्ञान होता है। पत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अंतरंग सामग्री भी उपलब्ध होती है जो कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्रों में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी जाती हैं। पत्रों के द्वारा हम व्यक्ति के मनोभावों, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा, जीवन के मूल्य, तनाव, विश्वास और महत्वाकांक्षाओं का पता कर सकते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में वास्तविक और महत्वपूर्ण अनुभवों और विचारों को जानना है तो उसके द्वारा लिखे हुए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। जीवन के बहुत से कड़वे और मीठे अनुभव और यादें, वास्तविक और विश्वसनीय जानकारी हमें पत्रों के द्वारा मिल सकती हैं। वैयक्तिक अध्ययन
में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का जो स्रोत है वह है जीवन इतिहास। इसमें जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूहों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें जीवन के विकास का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। जीवन इतिहास को परिभाषित करते हुए जॉन मेज ने लिखा, जीवन इतिहास का तात्पर्य विस्तृत आत्मकथा से है, लेकिन व्यावहारिक अर्थ में इसके अंतर्गत किसी भी जीवनी संबंधी सामग्री को सम्मिलित किया जा सकता है। जीवन इतिहास के अंतर्गत पारिवारिक पृष्ठभूमि, वे पारिवारिक दशाएं और घटनाएं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को प्रभावित और परिवर्तित किया है, परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने व्यक्ति को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया या व्यक्ति के जीवन में निराशा उत्पन्न की, संपूर्ण जीवन के अनुभव, प्रभावशाली व्यक्ति की मनोवृत्तियां और आशाएं तथा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार भविष्य के प्रति व्यक्ति की धारणा आदि सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का चौथा यंत्र होता है प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स। डायरी, पत्र और जीवन इतिहास के अलावा वैयक्तिक विषयों के अध्ययन में कुछ स्रोत जैसे व्यक्तिगत प्रलेख का भी उपयोग किया जाता है। इनमें आत्मकथाएं, स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकों, पत्रिकाओं, सरकारी और गैर सरकारी विज्ञप्तियों, साहित्यिक सामग्रियों, भूत एवं वर्तमान से संबंधित अनुसंधान प्रतिवेदनों को सम्मिलित किया जाता है। इनके द्वारा व्यक्ति के जीवन दर्शन, सामाजिक संबंधों और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के अलावा भी कुछ अन्य स्रोत भी हैं जिनसे व्यक्तिगत अध्ययन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये स्रोत द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। इनमें सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्रों और संबंधियों से साक्षात्कार और अवलोकन, इनको सम्मिलित किया जाता है। इनके अतिरिक्त संस्मरण, केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ, एल्बम, नक्शे, चार्ट, प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में छपी खबरें आदि भी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के गुण या महत्व की बात करें तो इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ही बर्गेस इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा समस्या के सामान्य और विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष और अमूर्त रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से करता है। दूसरा महत्व है कि यह उपकल्पनाओं का स्रोत है। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त करके सामान्यकरण किया जाता है जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देता है। इस विधि का एक और महत्व यह है कि यह अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले प्रारंभिक स्तर पर कुछ वैयक्तिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त करके आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। वैयक्तिक अध्ययनों से हमें इकाइयों की प्रकृति और समग्र के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। चौथा महत्व है कि यह महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं या हाइपोथेसिस निर्मित की जाती हैं उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों के निर्माण में सहायता मिलती है, जैसे प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व वैयक्तिक अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी और संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा हमें वैयक्तिक मनोवृत्ति की जानकारी भी मिलती है।
यानी व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों और धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह किसी अन्य विधि के द्वारा नहीं की जा सकती। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी भी व्यक्ति या घटना के लिए निरंतरता को प्रदर्शित करती है, यानी घटना के कालक्रम के अनुसार उसकी निरंतरता को बताती है। समय के अनुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव और परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि के द्वारा बनाई जा सकती है। समाज में चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रियाओं को भी इस विधि के द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रणाली के द्वारा वैयक्तिक घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पद्धति तुलना और वर्गीकरण का आधार भी बनती है, क्योंकि इसके द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसलिए समूह विशेष के अध्ययन के लिए उसे उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों और वर्गों में तुलना करना और विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना सरल हो जाता है। यह विधि सामान्यीकरण का आधार भी बनती है, क्योंकि विभिन्न इकाइयों के गहन, सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण किए जा सकते हैं, जिन्हें समग्र पर लागू किया जा सकता है। इस अध्ययन पद्धति के द्वारा नए अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि व्यक्ति की मनोवृत्ति, मूल्यों, विचारों, विश्वासों और उन्हें प्रोत्साहित और परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती है, जो अनुसंधानकर्ता के अनुभव को विस्तृत बनाती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव आने वाले अनुसंधानों के सफल संचालन को गारंटी प्रदान करता है। इस विधि के द्वारा दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय इस विधि के द्वारा हमें मिलता है। व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया और उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में उसे किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी तरीका यही पद्धति है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न प्रविधियों, साधनों जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन, पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। इस अध्ययन पद्धति के द्वारा व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यक्तियों के जीवन से संबंधित भूतकालीन और वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तरों, उसकी क्षमताओं, व्यवहारों, स्वभावों और चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में यह विधि सहायक है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी सहायक है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृति विज्ञान, इनसे संबंधित समस्याओं के अध्ययन में यह विधि बहुत अधिक उपयोगी समझी जाती है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त की जाती थी, जिसमें चिकित्सक रोगी की आरंभ से अब तक की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करके रोग का निदान ढूंढता था। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा प्रशासकों को भी अपने प्रशासन के संदर्भ में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के इन गुण या महत्व के साथ ही इसके कुछ दोष या सीमाएं भी हैं, जिनके बारे में अब हम बात करते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न आधारों पर आलोचनाएं भी की जाती है। इसका पहला आधार यह है कि यह एक अवैज्ञानिक विधि है।
इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हें समग्र पर लागू किया जाता है। साथ ही इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण भी संभव नहीं है, इसलिए इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इसके द्वारा प्राप्त सामग्री का परीक्षण और पुनर्परीक्षण भी संभव नहीं है। दूसरी आलोचना का आधार है कि यह दोषपूर्ण सामान्यीकरण पर आधारित है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफ़ी प्राप्त कर ली जाती है, लेकिन इन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरणों को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका एक कारण यह भी है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा प्राप्त सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक कहे जाते हैं। तीसरी आलोचना का आधार है कि यह सीमित अध्ययन है। व्यक्तिगत अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। जीवन इतिहास केवल सीमित इकाइयों का ही ज्ञात किया जा सकता है। समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करने में यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। चौथी आलोचना जिस आधार पर की जाती है वह है कि यह अत्यधिक खर्चीली और समय लेने वाली विधि है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र, साक्षात्कार इनके द्वारा सूचना एकत्रित करने में काफ़ी समय की आवश्यकता होती है। बड़े क्षेत्र में इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में बहुत बड़ी धनराशि की भी आवश्यकता होती है। इस पद्धति की पांचवी आलोचना का आधार है कि इसमें निदर्शन का अभाव है। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन ही किया जाता है। छठी आलोचना है कि यह दोषपूर्ण रिकॉर्ड पर आधारित हो सकती है, क्योंकि वैयक्तिक विषयों में प्राप्त सामग्री को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण होते हैं और अगर वे असावधानीपूर्वक लिखे गए हैं तब तो वे वास्तविक स्थिति के विपरीत जानकारी देते हैं। इस पद्धति की सातवीं आलोचना की जाती है कि यह दोषपूर्ण जीवन इतिहास पर आधारित हो सकता है, क्योंकि जीवन इतिहास स्वरचित होता है, इसलिए इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी उल्लेख कर देता है और सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास सही सूचनाएं नहीं दे पाते। इस पद्धति की एक और आलोचना यह की जाती है कि इसमें अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास होता है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, इसलिए उसके द्वारा संकलित गलत तथ्य भी उसे सही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है और उनकी पुनर्परीक्षा भी नहीं करता। इससे अनुसंधान में गलत सामग्रियों का समावेश हो जाता है। अध्ययन पद्धति का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाइयों के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उनसे प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण निष्कर्ष अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रणाली का एक और दोष यह है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना संभव नहीं है। कई तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी नहीं होती है और न ही इकाइयों की तुलना किन्हीं अन्य इकाइयों से की जा सकती है। इन कमियों के अलावा भी कई बार उन प्रलेखों, पत्रों, डायरियों और जीवन इतिहास को प्राप्त करना भी कठिन होता है जो व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार के बारे में आवश्यक सामग्री का संकलन सरल नहीं है। इन सब आलोचनाओं और दोषों के बाद भी व्यक्तिगत अध्ययन विधि
की सहायता से किसी इकाई का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा विस्तृत रूप से जीवन इतिहास के अध्ययन से हमें कुछ लाभप्रद उपकल्पनाएं और साथ ही कुछ ऐसे तथ्य जो उपकल्पनाओं की परीक्षा कर सके प्राप्त होते हैं, जिनके बिना सामान्य नियमों पर आधारित सामाजिक विज्ञान अत्यधिक प्रतिबंधित हो जाएगा। वर्तमान में सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में यह एक उपयोगी पद्धति है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।